जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? दिल्ली की संसद, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभाएं, है ना? लेकिन भारत में एक तीसरी सरकार भी है। एक ऐसी सरकार जो मतलब हमारे सबसे करीब है, जो हमारे घर की नाली, गांव की सड़क या स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील जैसे मुद्दों पर सीधे फैसले लेती है। इसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। और आज हम इसी तीसरी सरकार की नींव को, उसकी बुनियाद को समझने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है संविधान का भाग 9 यानी पंचायतें। हम अनुच्छेद 243 के प्रावधानों की गहराई में उतरेंगे, जिसने सत्ता को बड़े बड़े शहरों के दफ्तरों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी काम किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश के लिए ये विचार कितना बड़ा और क्रांतिकारी है। ये सिर्फ शासन चलाने का एक तरीका नहीं है, ये तो लोकतंत्र को कागज से निकालकर जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश है, जहां हर नागरिक, चाहे वो कितना भी आम क्यों ना हो, वो शासन का हिस्सा बन सके, अपनी आवाज उठा सके। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सपना दरअसल बहुत पुराना है, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली आत्मा और ताकत जो है वो गांवों में बसती है। वो चाहते थे कि हर गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, अपने फैसले खुद ले। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जब देश आजाद हुआ और संविधान बना, तो पंचायतों के इस शक्तिशाली विचार को संविधान के मुख्य हिस्से में जगह ही नहीं मिली। इसे बस नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में, मतलब एक सलाह के तौर पर डाल दिया गया। और इस बात का मतलब समझना बहुत जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के लिए एक नैतिक सलाह जैसे हैं, एक सुझाव पेटी की तरह। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन पर काम करेगी, लेकिन अगर वो नहीं करती तो आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। अच्छा, मतलब ये बाध्यकारी नहीं थे? बिल्कुल नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि दशकों तक पंचायतों का बनना, उनके चुनाव, उनकी शक्तियां, सब कुछ राज्यों की मर्जी पर टिका रहा। किसी राज्य में चुनाव हुए, किसी में 20-20 साल तक नहीं हुए। कहीं पंचायतों को बस नाम के लिए बना दिया, पर कोई शक्ति ही नहीं दी। और यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। दशकों की इस अनिश्चितता के बाद कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1993 में, जब संसद ने 73वां संविधान संशोधन पास किया। इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। इसने पंचायतों को एक सुझाव के स्तर से उठाकर संवैधानिक दर्जा दे दिया। बिल्कुल। अब पंचायतों का हर 5 साल में चुनाव कराना राज्यों की मर्जी नहीं रही। हाँ, अब वो उनकी संवैधानिक मजबूरी बन गया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसने स्थानीय शासन की पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। अब पंचायतें राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं थी, बल्कि संविधान खुद उनकी पीठ पर खड़ा था, उनकी रक्षा की गारंटी दे रहा था। सत्ता का केंद्र सचमुच बदलने की ये पहली ठोस कोशिश थी। तो ये जो ढांचा बना, ये जमीन पर दिखता कैसा है? मतलब अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों की एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई है। इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, ताकि शासन गांव से लेकर जिले तक एक दूसरे से जुड़ा रहे। इस पिरामिड में सबसे नीचे नींव के तौर पर है ग्राम पंचायत, जो एक या उससे ज्यादा गांवों के लिए होती है। इसके मुखिया को हम सब सरपंच या प्रधान के नाम से जानते हैं। जी। इसके ऊपर बीच के स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर, होती है पंचायत समिति, या जिसे मंडल परिषद भी कहते हैं। और पिरामिड के सबसे ऊपर जिला स्तर पर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के विकास का खाका तैयार करती है। तो ये 3 स्तर हो गए। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये 3 अलग-अलग सरकारें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। इसका मकसद ये है कि गांव की सबसे छोटी जरूरतें और समस्याएं एक चैनल के जरिए ब्लॉक और फिर जिला प्रशासन तक पहुंचे और समाधान ऊपर से नीचे तक आए। अच्छा, तो ये कनेक्टेड सिस्टम है। बिल्कुल। ये शासन को नीचे से ऊपर तक सुचारू रूप से चलाने का एक मॉडल है। हालांकि संविधान ने उसमें एक छूट भी दी है। जिन छोटे राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच वाला यानी ब्लॉक स्तर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी व्यवस्था के दिल पर, यानी ग्राम सभा पर, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243A में है। मैं तो इसे कागज पर दुनिया का सबसे शुद्ध और सबसे सीधा लोकतंत्र कहती हूँ। सोचिए, गांव का हर वो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, जिसका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, वो अपने आप ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। कोई चुनाव नहीं, कोई नियुक्ति नहीं,
अगर आप वोटर हैं तो आप सदस्य हैं। जी। इसकी तुलना एक ऐसी कंपनी से कर सकते हैं जहां हर छोटा शेयर होल्डर सीधे कंपनी की सालाना बैठक में सीईओ से सवाल कर सकता है कि भाई पैसा कहाँ खर्च हुआ और आगे की योजना क्या है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए वही काम करती है। देखिए, विचार तो यही था और कागज पर ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन हकीकत में ग्राम सभा अक्सर गांव की राजनीति का अखाड़ा बन जाती है, जहां सरपंच के समर्थक ही ज्यादा बोलते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं। ये सामाजिक जांच और जवाबदेही का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है, पर इसकी सफलता पूरी तरह से नागरिकों की भागीदारी और उनकी हिम्मत पर निर्भर करती है। मतलब अगर लोग सक्रिय ना हो तो ये व्यवस्था काम नहीं करती। बिल्कुल। अगर लोग बैठकों में आए ही नहीं या आकर सवाल ही ना पूछें, तो ये पूरी व्यवस्था सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसकी असली ताकत कागज पर नहीं, लोगों की जागरूकता में है। वो और सुपर पावर दी हैं। एक है आरक्षण और दूसरा है निश्चित कार्यकाल। पहले आरक्षण की बात करते हैं, जिसे अनुच्छेद 243D में जगह दी गई है। ये प्रावधान पक्का करता है कि पंचायतों में समाज के हर वर्ग को अपनी बात रखने का मौका मिले। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित की गई। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी प्रावधान था वो था महिलाओं के लिए आरक्षण। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये तय किया गया कि पंचायतों में कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और आज तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सिर्फ सीटें भरने का नियम नहीं था। ये जमीनी स्तर पर हजारों सालों से चली आ रही मर्दों वाली सोच को चुनौती देने का एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था। इसने लाखों महिलाओं को घर की दहलीज लांघकर सार्वजनिक जीवन में आने, फैसले लेने और नेतृत्व करने का मौका दिया है। बेशक शुरुआत में सरपंच पति या प्रधान पति जैसी बातें खूब सुनने को मिली। हाँ, ये सरपंच पति वाली बात तो बहुत आम है। जरा इसे समझाइए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कानून बदलना कितना आसान है और समाज की सोच बदलना कितना मुश्किल। कानून ने कुर्सी तो महिला को दे दी, पर समाज ने रिमोट कंट्रोल अभी भी पति के हाथ में रखा हुआ है। असली लड़ाई उस कुर्सी पर नहीं, उस रिमोट कंट्रोल के लिए है। मुझे याद है, मैं बिहार के एक गांव में एक महिला सरपंच से मिला था। उन्होंने बताया कि पहले 6 महीने तो उनके पति ही मीटिंग में जाते थे। फिर एक दिन गांव की पानी की टैंकी खराब हो गई और कोई सुन नहीं रहा था। तब वो खुद ब्लॉक ऑफिस गई और वहां धरना दे दिया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने उन्हें सरपंच जी कहना शुरू किया, उनके पति को नहीं। तो बदलाव हो रहा है, पर धीरे धीरे। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। और दूसरी सुपर पावर है निश्चित कार्यकाल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243E में है। हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होगा। पहले क्या होता था कि राज्य सरकारें जब चाहें अपनी मर्जी से पंचायतों को भंग कर देती थीं। जी, ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और अगर किसी वजह से कोई पंचायत 5 साल से पहले भंग हो भी जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इससे पंचायतों को एक स्थिरता मिलती है। उन्हें पता है कि वो 5 साल के लिए चुने गए हैं और बिना किसी ठोस संवैधानिक कारण के उन्हें हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये उन्हें बिना किसी राजनीतिक दबाव के लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का आत्मविश्वास देता है। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का तय कर दिया, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या राज्य सरकारें इन्हें परेशान करने के दूसरे रास्ते नहीं निकाल लेती, जैसे कि उनके काम के लिए पैसा ही रोक देना? आपने बिल्कुल दुखती राह पर हाथ रख दिया है। यही आज पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी और व्यवहारिक चुनौती है। चलिए इसी पर बात करते हैं कि पंचायतें काम क्या करती हैं और उसके लिए पैसा कहां से आता है। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो काम करने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। इसमें कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे गांव के जीवन से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण विषय शामिल है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर सवाल वही है, पैसा कहाँ है? और यहीं पर सारा खेल अटक जाता है। अनुच्छेद 243I के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है, राज्य वित्त आयोग। हर 5 साल में राज्य के राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका काम ये समीक्षा करना है कि राज्य सरकार अपने टैक्स का कितना हिस्सा पंचायतों को देगी। ये आयोग अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देता है। ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है। इससे तो पंचायतों को पैसा मिलना सुनिश्चित हो जाना चाहिए। कागज पर तो ये बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन मुश्किल यह है कि राज्य वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश करता है। उसे मानना या ना मानना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ये कुछ ऐसा है कि आपने अपने पिताजी से महीने के 5,000 रुपए पॉकेट मनी मांगी, पर वो आपको 2,000 ही देते हैं। अच्छा। पर जबरदस्ती ले नहीं सकते। यही हाल पंचायतों का है। वो पैसों के लिए आज भी राज्य सरकार का मुंह ताकती हैं, और यही वित्तीय निर्भरता उनके कामकाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कई पंचायतें सिर्फ इसलिए अच्छे से काम नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा ही नहीं होता। मतलब प्लान तो है, पर जेब खाली है। ये वाकई एक बड़ी समस्या है। चलिए अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी पर आते हैं, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और जिसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वो है पंचायतों का चुनाव। हम सबको पता है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत हर राज्य में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने का प्रावधान है। इसी आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष और समय पर कराएं। ये शक्तियों के बंटवारे का एक और बेहतरीन उदाहरण है, जहां स्थानीय चुनाव की जिम्मेदारी राज्यों को ही दी गई है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब ये कि संविधान का भाग 9 सिर्फ कुछ कानूनों का संग्रह नहीं है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक ठोस और विस्तृत ढांचा है। ये इस विचार को जमीन पर उतारता है कि शासन का केंद्र सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि देश का हर गांव होना चाहिए। ये गांव के एक आम आदमी को सिर्फ वोटर से आगे बढ़कर नेता और निर्णय लेने वाला बनाता है। बिल्कुल, पंचायती राज का ये पूरा सफर सत्ता के हस्तांतरण की एक कहानी है, शक्ति को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने की कहानी। कानून तो बन गया है, ढांचा भी तैयार है, लेकिन इसकी असली सफलता 2 चीजों पर टिकी है। पहली, लोगों की भागीदारी। क्या वो सच में ग्राम सभा में आते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने सरपंच को जवाबदेह ठहराते हैं? और दूसरी, इन स्थानीय संस्थाओं की क्षमता। क्या उनके पास अपना काम करने के लिए वाकई में पर्याप्त पैसा, कर्मचारी और तकनीकी ज्ञान है? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना कितना पूरा हुआ है। तो गांव की सरकार की बात तो हो गई, लेकिन शहरों का क्या? जो लोग शहरों में रहते हैं, उनकी अपनी स्थानीय सरकार यानी नगर पालिका और नगर निगम कैसे काम करते हैं? क्या वहां भी आरक्षण और वित्त आयोग जैसी व्यवस्था है? शहरों के विकास का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है? इस पर हम अपनी अगली चर्चा में बात करेंगे। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। कानून ने एक महिला को सरपंच बनने की शक्ति तो दे दी, लेकिन एक पारंपरिक गांव के भीतर कौन सी सामाजिक और राजनीतिक बाधाएं उसे अपनी शक्ति का आजादी से इस्तेमाल करने से रोक सकती हैं? इस पर सोचिएगा।